हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम पी ब्लॉक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूं तो बेटा जी हमने बहुत सारी चीज़ें पी ब्लॉक के अंदर सीख ली। हमने पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स के नाम हैं, उनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करें, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करें, तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया था। सेकेंड लेक्चर का जो डिस्कशन था वो हमारा था कि जितने भी पी ब्लॉक के ऑक्सो कंपाउंड्स होंगे उन ऑक्सो कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे करें आईयूपैक के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि सर जितने भी हमारे पास ऑक्सो कंपाउंड्स हैं, जितने भी हमारे पास एनहाइड्राइड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हम कैसे डिटरमाइन करें, ये मैंने आपको सिखा दिया था। आज की क्लास का जो हमारा डिस्कशन है वो क्या है, वो ध्यान से समझो। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सर जितने भी पी ब्लॉक के, और सारे नहीं, पी ब्लॉक के अंदर भी 15 से लेके 18 ग्रुप तक की कहानी मैं बता रहा हूं, इनके जितने भी नॉन ऑक्सो कंपाउंड्स होंगे। नॉन ऑक्सो कंपाउंड्स का मतलब जो ऑक्सो एसिड्स नहीं है, जिनके अंदर OH बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, उनके स्ट्रक्चर को हम कैसे डिटरमाइन करें, ये आज का हमारा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हमारे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नॉन एक्सो हो और उनके स्ट्रक्चर्स हमसे पूछे जाते हैं। और फिर हमने 18 ग्रुप का तो अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, तो 18 ग्रुप के बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास बनते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स बेटा जी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर उठा के देखो तो कई बार नीट में, मेंस में, बोर्ड एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर सिखा दूंगा कि अगर आपने आज की क्लास को सही से पढ़ लिया तो आप कभी जिंदगी में स्ट्रक्चर नहीं भूलोगे। बस इस वीडियो को तमीज से और इससे जो भी मैं करा रहा हूं वो लिख लेना, ठीक है। चलो अब देखो कि सर नॉन ऑक्सो कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हम डिटरमाइन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमको पढ़ने हैं। हमारे पास सबसे मोस्ट फेवरेबल स्ट्रक्चर बेटा जी SF4 का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, ये तो कई बार। आपके सामने ClF3 है, आपके सामने BrF3 है, इनके स्ट्रक्चर्स बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और दिखाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 18 ग्रुप के बहुत सारे एलिमेंट जैसे कि जीनन F2 का स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है। अगर मैं बात करूं तो जीनन F4 का स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो XeF6 का स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है। और अगर हम बात करें XeO3 का स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया है। XeOF2 का स्ट्रक्चर कई बार पूछा गया। तो ये वो सारे स्ट्रक्चर्स हैं बेटा जी जो एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं। मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर देखो तो ये सारे एग्जाम्पल 2-2, 3-3 बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्ट्रक्चर्स। तो मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स आज बनाने सिखाऊंगा कि ये कैसे होंगे, इनकी शेप कैसी होगी, कैसे हम बता पाएंगे कि इन स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो देखो ये सारे स्ट्रक्चर्स अगर आपको बनाने हैं, ये जितने भी मैंने कहे आपके सामने, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो बेटा जी इनके स्ट्रक्चर दो थ्योरीज पे डिपेंड होते हैं। एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन पर ही हम लगाते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो ये हम क्या करेंगे कि VSEPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों के कॉन्सेप्ट लगाने अगर हम सीख गए तो हम इन सब के स्ट्रक्चर या इनसे अलग जो भी एग्जाम में आ जाए आप सबके स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो आपको ये दो चीजें आनी जरूरी है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी एंड द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मैं रफ करता हूं, मैं आपको दोनों चीजें सिखाता हूं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बनवाऊंगा। इधर देखो ध्यान से। अब आपको याद नहीं करने स्ट्रक्चर, ये तो सिर्फ मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। अगर मान लो कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर ये आप याद भी कर लो, लेकिन अगर कोई नया स्ट्रक्चर पूछ ले तो आप कैसे बनाओगे, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन में बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ जितना काम है हाइब्रिडाइजेशन का उतना सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है अभी कोई लेना देना नहीं इससे। फिलहाल हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और वो भी इसको डिटरमाइन करेंगे
इसको डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक नंबर। और मैं सिर्फ आपको बेटा जी ट्रिक ही बता रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये। मतलब चुटकियों में आप किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे अगर आपको ये पता है तो। कैसे? अब स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। एक बात मैं यहां बता दूं कि अगर स्टेरिक नंबर की वैल्यू आपकी 2 आ रही हो, स्टेरिक नंबर की वैल्यू 3 भी आ सकती है, स्टेरिक नंबर की वैल्यू आपकी 4 भी आ सकती है, स्टेरिक नंबर की वैल्यू 5, स्टेरिक नंबर की वैल्यू 6, स्टेरिक नंबर की वैल्यू 7, मैक्सिमम इतने में काम हो जाएगा। अगर 2 आ रही है तो बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, एक s में गया क्योंकि s के पास एक ही ऑर्बिटल है, p के पास 3 होते हैं लेकिन मेरे पास 2 ही नंबर बचा, दूसरा किसके अंदर चला गया? p के अंदर। अगर मुझे निकालनी है एक s और p के अंदर 3 आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 p के अंदर चले गए। 3 पर sp3 एक s में गया, 3 p में चले गए, 4 हो गया। 5 क्योंकि अब p के भी भर गए 3 के 3, उसके बाद आ जाते हैं d में, एक ऑर्बिटल एक को लेगा। 6 में गए sp3 d2, 7 पर गए sp3 d3। इतनी चीज अगर आपको पता है, इतनी चीज ध्यान रखो बस कि अगर स्टेरिक नंबर 2 आएगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 3 आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 4 आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 5 पे ये, स्टेरिक नंबर 6 पे ये मैंने हाइब्रिडाइजेशन लिख रखे हैं। ध्यान से देखो। तो मैं स्टेरिक नंबर, अब ये बात है कि सर कंपाउंड को देख के स्टेरिक नंबर कैसे निकालें, वो मैं आपको सिखाता हूं, उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं। स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा जी हमारे पास कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का आइडेंटिफिकेशन में बता चुका हूं कि सर जो अमाउंट में कम, नंबर में कम होगा, अगर दो चीजें बराबर है तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, और वो सराउंडिंग एटम गिनने हमें जो सिंगल बॉन्डेड हो, जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, उनको काउंट करना है हमें। और जो भी वैल्यू आए बेटा जी उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका स्टेरिक नंबर निकल आएगा, तो आपका स्टेरिक नंबर निकल आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो मान लो CH4 है आपके पास, ठीक है। अगर मैं CH4 की बात करूं तो CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन सेंट्रल एटम की क्या चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सर 6 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, वैलेंस होते हैं इसके 4। नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, आप जानते हो कि सर हाइड्रोजन जितने भी हैं सब सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ते हैं, वो कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाते। तो कितने हाइड्रोजन है? 4/2। कितनी वैल्यू आ गई बेटा जी? 4, मतलब sp3। देखो 4 पे मतलब sp3। तो इस तरीके की कहानी, ये हमारे पास स्टेरिक नंबर निकालने का एक कॉन्सेप्ट है। चलो अब मैं इस फॉर्मूले को रफ कर रहा हूं, आप अपने लिख लीजिए जहां भी लिखना है। अब मैं आपको जो जो कंपाउंड्स मैंने निकाले थे उन सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाता हूं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। ध्यान से देखो, देखो मैंने लिखा था यहां पे SF4, मैंने लिखा था यहां पे ClF3, BrF3, XeF2, XeF4, XeF6। चलो इतने ही निकाल ले रहे हैं, बाकी तो जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तब सबके निकालने ही निकालने हैं हमको। देखो ध्यान से, अगर मुझे इसमें निकालना है तो सर सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर सेंट्रल एटम या क्लोरीन या ब्रोमीन या जीनन, 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 तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जी 16 एटॉमिक नंबर 2,8,6। फ्लोरीन भी हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। तो फ्लोरीन कितने हैं? 4, जो भी वैल्यू है 2 से डिवाइडेड, 10/2 मतलब 5, 5 का मतलब sp3d। वेरी गुड। ClF3 क्लोरीन, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर मैक्सिमम 7 ही होते हैं, तो 7 ले लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस 3 फ्लोरीन है अपॉन 2, तो यहां पे आपका आ जाएगा, यहां भी 10/2 मतलब 5, 5 का मतलब यहां भी कितना आ रहा है? sp3
डी। ठीक है, BrF3 ये भी ब्रोमीन क्लोरीन के नीचे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, तो 7 + 3/2 इज इक्वल टू 10/2 मतलब 5 का मतलब sp3d, इसका भी sp3d है। XeF2 पर आए तो जीनोन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, नियन आर्गन क्रिप्टॉन जीनोन, और अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहते हैं ना, तो जितने नियॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने जीनोन के। नियॉन के कितने होते हैं 2,8 होते हैं, तो यहां पे कितना आ रहा है सर 8 + 2/2, ये भी कितना आ रहा है 10/2 मतलब 5। यहां पे भी कितना होगा बेटा जी sp3d, ध्यान से देखो। अगर मैं XeF4 की बात करूं, अगर मैं XeF4 की बात करूं तो XeF4 की कहानी क्या है कि सर जीनन के पास 8 + 4 फ्लोरीन है /2, कितना हो गया ये 12/2 मतलब 6 मतलब sp3d2, सॉरी sp3d2। हाँ, अगर इसका चेक करना है मुझे तो जीनॉन के फिर 8 + 6 आपके पास फ्लोरीन है /2, यहां पे हो जाएंगे 8 6 14/2 मतलब 7 पे देखो मैंने वहां लिख रखा है sp3d3 आ गया। एक और देख लो, चलो XeOF2 था, इसका जरा चेक करो। आपको दिखाई दे रहा है सर जीनन के तो 8 ही हो गए, प्लस ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना। अगर ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना तो सिर्फ फ्लोरीन बचा। फ्लोरीन कितने हैं 2/2, यहां भी कितना आ गया 10/2 मतलब 5 मतलब sp3d। अगर मान लो कि आपको दे रखा है यहां पे XeO3, तो जीनन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, ऑक्सीजन कभी सिंगल बॉन्ड बनाएगा नहीं, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे, /2 इज इक्वल टू 4, तो यहां पे आ गया आपका sp3। तो देखो ये सारे मैंने आपको क्या है कि एक साथ सबका हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया। अब कोई भी कंपाउंड आए आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसे रफ कर रहा हूं इन सबको, और आपको एक चीज और सिखाता हूं मैं अभी, वो देखो। अब हमने क्या करा कि सर स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करना सीख लिया, और स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करने के बाद स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लिया। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास स्टेरिक नंबर 2 आ रहा है तो उसका मैंने क्या बताया हाइब्रिडाइजेशन sp, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आता है तो बेटा जी स्ट्रक्चर हमारे पास होता है लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा होगा लीनियर। अगर स्टेरिक नंबर आपके पास 3 है और आपका हाइब्रिडाइजेशन इस पे क्या आएगा sp2, और sp2 पे स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ध्यान से देखो, अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी sp3, स्ट्रक्चर होता है यहां पे टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर आपके पास स्टेरिक नंबर 5 है तो स्टेरिक नंबर 5 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d, स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे इस पे होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर 6 है तो यहां पर आएगा sp3d2, स्ट्रक्चर होता है बेटा जी ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। अगर मेरे पास स्टेरिक नंबर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3, तो स्ट्रक्चर होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। ये है हमारे पास कहानी इसकी। तो आप स्टेरिक नंबर अब निकाल लोगे, उसका मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे निकालना है। स्टेरिक नंबर निकला, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई, हाइब्रिडाइजेशन पता चल गई तो मैंने ये स्ट्रक्चर्स आपके लिख दिए। sp पर लीनियर होगा, sp2 पे ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 पे टेट्राहेड्रल, sp3d पे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 पे ऑक्टाहेड्रल, एंड sp3d3 पर हमारा आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एक बार मैं आपको ये स्ट्रक्चर्स थोड़े से समझा देता हूं कि कैसे होते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि सर टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की कहानी क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलो देखो, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना इनके और बाद में फुर्सत से सारी चीजें लिख लेना। ध्यान से देखो इधर। अब यहां पे क्या है कि सर अगर मेरे पास स्ट्रक्चर लीनियर है तो लीनियर का मतलब क्या होता है,
लीनियर का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर ए बी ए दे रखा है, एकदम लीनियर, मतलब जैसे BeCl2 का स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक बेरिलियम बीच में आ गया, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर, इस स्ट्रक्चर को बेटा जी हम क्या कहते हैं? लीनियर कहते हैं। अगर मान लो कि मेरे पास स्ट्रक्चर दे रखा है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। एक और बात यहां पे बताऊं, अगर आपसे पूछे बताओ इसके पास एंगल कितने डिग्री का होगा, तो 180 डिग्री एंगल होता है इनका। कितना होता है? 180 डिग्री एंगल होता है। अगर मैं ट्राइगोनल प्लेनर की बात करूं तो ट्राइगोनल प्लेनर आपको कैसा दिखाई देगा कि सर एक आपके पास बी एटम यहां पर है, एक ए एटम यहां होगा, एक ए एटम यहां होगा और एक ए एटम यहां होगा। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होता है उसको कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अच्छे से बना दूं तो एंगल का भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा, है ना। देखो यहां पे आपका एक एटम ए और ए, ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, मतलब एक ट्राइंगल सीधा सा। देखो ऐसा, ये आपके पास एंगल है, इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो ये सर्कल आपका कितने का है? 180 का। तो ये वाला एंगल कितना बना? 120 और ये वाला कितना होगा? 120 का। तो ये सारी कहानी होगी हमारे पास। तो सर इसके अंदर ये जो एंगल है कितना है? 120 डिग्री का। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp है तो ये कहानी थी, sp2 पर ये कहानी थी, ऐसा सा स्ट्रक्चर कुछ बनेगा आपका। इसका एग्जाम्पल होता है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। BF3 अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से बनता है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आपके पास हो गया BF3 का स्ट्रक्चर। और अगर आगे मैं बढ़ूं तो मैं नेक्स्ट है हमारे पास कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी तो स्ट्रक्चर होगा आपका टेट्राहेड्रल। इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। टेट्राहेड्रल का मतलब है कि इसके पास 5 एटम्स आपको बाहर दिखाई देंगे। टेट्राहेड्रल, सॉरी 4 एटम्स आपको बाहर दिखाई देंगे। देखो कैसा दिखाई देगा आपको, मान लो कि ये बी एटम है, यहां पे आपने क्या करा कि एक ए एटम है, यहाँ पे आपका एक ए एटम है, यहाँ पे एक ए एटम है और यहाँ पे एक ए एटम है। मतलब कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स आपको टेट्राहेड्रल में दिखाई देगा। एग्जाम्पल दूं तो CH4, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना, इसकी sp3 आएगी और स्ट्रक्चर में बनाऊंगा तो देखो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है CH4 का। और अगर मैं इसके एंगल की बात करूं तो इसका एंगल बेटा जी 109.5 डिग्री के बराबर होता है। एग्जैक्ट तो इसका 109 डिग्री 28 मिनट 30 सेकेंड है, लेकिन इतने से काम आपका चल जाएगा, इतना अप्रॉक्स होता है 109.5। तो ये अभी हमने sp है तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा, sp2 है तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, sp3 है तो ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये इनके मैंने आपको बॉन्ड एंगल्स भी बता दिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लो कि सर sp2 sp3 है ना, sp3 से ही हो सकता है कि आपके स्ट्रक्चर्स पूछ ले, sp2 और sp का तो आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये तो बहुत सिंपल। मेनली जो स्ट्रक्चर है आपने देखे कि ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन आपकी आई थी sp3d, मतलब इसमें बनता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। देखो ध्यान से, ट्राइगोनल बायपिरामिडल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है PCl5। इसके बारे में तो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार। मैं इसे भूल गया था पहले लिखना, PCl5 की स्ट्रक्चर देखो कैसा दिखता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। एक तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये आपको दिखाई दिया ऐसा, और एक आपको ऊपर दिखाई देगा क्लोरीन और क्लोरीन। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा जी, इसके अंदर 2 तरीके के कंपाउंड है। देखो मैं दिखाता हूं TBP आपको कैसा दिखता है स्ट्रक्चर। अगर मैं TBP स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं तो TBP की कहानी कुछ ऐसी सी है। देखो एक आपने ट्राइगोनल प्लेनर बनाया, उसके ऊपर एक बॉन्ड लगा दिया, एक बॉन्ड आपने नीचे से लगा दिया, तब हम इसको कहते हैं क्या? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। अब यहां पे देखो ये वाला एंगल कितना है? 120, ये वाला एंगल कितना है? 120, ये वाला एंगल कितना है? 120। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल चेक करो 90, ये वाला एंगल
90, ये वाला एंगल 90, ऐसे नीचे से देखो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये इससे 90 बनाएगा और इससे भी 90 बनाएगा। तो यहां अगर हम कुछ चीजों को देखें तो हमने देखा कि सर ये यहां पे ये वाला जो एंगल बन रहा है ये तो आपका कितना है 90 डिग्री का, और ये वाला जो एंगल बन रहा है ये कितना है 120 डिग्री का। अच्छा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन के अंदर मतलब ये जो वर्टिकल वाले हैं, इस वर्टिकल वाले में जो दो लाइंस है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, इनको कहते हैं बेटा जी हम एक्सियल बॉन्ड कहते हैं इनको। और आपको क्या दिखाई दे रहा है, तीन बॉन्ड आपके कुछ इस तरीके से हैं जो एक प्लेन में है। भाई एक प्लेन में है ना, ये देखो ये तीन आपके एक प्लेन में थे कुछ इस तरीके से, एक ऊपर की तरफ था और एक आपका नीचे की तरफ था। तो ये एक प्लेन वाले को हमने क्या कहा, इसको नाम दिया हमने एक्सियल बॉन्ड। और ये जो आपको तीन दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको तीन दिखाई दे रहे हैं बेटा जी, इन तीनों को कहते हैं हम इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। आप याद रखना कि सर PCl5 के केस में, PCl5 के केस में दो तरीके के बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। दो तो आपको दिखाई दे रहे हैं फास्फोरस क्लोरीन, जो कहां पर है सर एक्सियल पोजीशन पर है, और इसके अंदर तीन फास्फोरस क्लोरीन बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं जो कहां पर है इक्वेटोरियल पर है। समझना बहुत ध्यान से, ऐसी सी कहानी। अगर इसकी ये कहानी है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, तो आप देखो कि यहां पे ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं ना फास्फोरस क्लोरीन जो एक्सियल पर है, और तीन आपके कहां है इक्वेटोरियल पर है। यहां पे कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये जो एक्सियल वाले बॉन्ड होते हैं इनकी जो लेंथ होगी वो इन इक्वेटोरियल वाले से ज्यादा होती है। मतलब कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो जो आपके फास्फोरस क्लोरीन है, कौन से वाले, ये एक्सियल वाले, इनकी ज्यादा होगी फास्फोरस क्लोरीन पर जो इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट है। मतलब कि ये बॉन्ड थोड़े से लंबे होते हैं, ये बॉन्ड थोड़े से छोटे होंगे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट जो ये ब्रैड रूल का कॉन्सेप्ट है ना, तो ब्रैड रूल हमको भी नहीं पढ़ना, तो सिर्फ आप इतनी बात याद रखो कि सर एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्वेटोरियल से ज्यादा होती है क्लोरीन के केस में, PCl5 में। ठीक है, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल में PCl5 का स्ट्रक्चर बस इतना याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। चलो, ये तो हमारी किसकी बात थी सर, sp3dt। अब इसके बाद अगला जो हाइब्रिडाइजेशन था वो हमारे पास था sp3d2। बस वहां तक की कहानी समझ लो, बाकी तो आप कर लोगे सर। sp3d2। अब अगर हम sp3d2 की बात करें तो sp3d2 पे स्ट्रक्चर क्या है आपका, ऑक्टाहेड्रल। अगर स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल कैसे बनेगा, B। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपका कैसा दिखता है मैं दिखा देता हूं। ये आपका A है, यहां भी A है, A और A आपने इससे इधर मिलाया, इससे इसे मिलाया, इससे इधर मिलाया, एक A आपको यहां दिखाई देगा, एक A आपको यहां दिखाई देगा। मतलब यहां पे भी दो एक्सियल बॉन्ड है और चार बेटा जी आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड है। चार क्या है यहां पे भी इक्वेटोरियल बॉन्ड है। अगर मैं इन बॉन्ड एंगल की बात करूं तो देखो पूरा सर्कल बनाऊं तो 360 बाई 4 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है और ये स्क्वायर आपका नीचे बन रहा है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 90। लो मैं दिखा देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना। मान लो कि आपका एक स्क्वायर बन रहा है, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, इस तरीके से एक स्क्वायर बन गया। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या था कि सर एक ऊपर रख दिया, एक इस तरीके से नीचे हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये वाले एंगल्स जो हैं, ये वाले एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं 90 डिग्री के हैं, लेकिन यहां से ये एक्सियल इक्वेटोरियल का जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री। तो इसमें दो तरीके के एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का और एक आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का। अच्छा, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, यहां से यहां तक दोनों एक्सियल वाले, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है सर ये वाला एंगल इसका 180 डिग्री भी होगा। इतनी बात आपने दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया सर एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड की कहानी। तो अगर ऑक्टाहेड्रल हो इतना काम कर देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद लास्ट हमारा रह गया sp3d3 के लिए, जिसको हम कहते हैं पेंटागोनल बायपिरामिडल।
जिसको हम नाम देते हैं पेंटागोनल बायपिरामिडल sp3d3। इसका नाम होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल, पेंटागोनल बायपिरामिडल। ध्यान से देखो, अगर हम पेंटागोनल बायपिरामिडल की बात कर रहे हैं तो सर यहाँ पे एक बी इस तरीके से आपको दिखाई देगा, इस तरीके से यहाँ पे दो होंगे, मतलब ए ए ए ए ए ए ए, इस तरीके का आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई देगा जिसको हम नाम दे देते पेंटागोनल बायपिरामिडल। देखो यहाँ पे जितने एक एस है, 3 पी है, 3 डी, यहाँ पे कितने 7, तो ये 7 ही इसके पास सराउंडिंग एटम होंगे। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये आप देख रहे हैं ना कितने सराउंडिंग एटम लेने, वो आपको इससे पता चल जाएगा। तो ये था हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कंसेप्ट। अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे कि सर स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे जो जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। चलो PCl5 की तो कहानी मैंने बता दी आपको यहीं पे। अब देखो कि अब कहानी क्या थी, क्योंकि अभी वस्पर थ्योरी यूज नहीं की है मैंने, क्यों जरूरत पड़ी वस्पर थ्योरी की वो मैं बताता हूं आपको। आपके पास पहला स्ट्रक्चर मैंने कहा था कि सर SF4 है, इसकी कहानी देख लेते हैं। इसका अगर मैं स्टेरिक नंबर निकाल रहा हूं तो स्टेरिक नंबर कितना आ रहा है 6 + 4/2 मतलब 5, मतलब sp3d। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ऐसा स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बेटा जी ऐसा होना चाहिए तो कहानी कैसी होनी चाहिए कि सर सल्फर और TbP स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब यहां पे दिक्कत क्या है कि सर सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। सल्फर के पास क्या थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन से उसने जोड़ लिए, 4 फ्लोरीन से उसने बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास क्या बचा, एक लॉन पेयर। यहाँ पे क्या बचा, एक लॉन पेयर बचा। अगर इसके पास एक लॉन पेयर बचा है तो क्वेश्चन ये है कि उस लॉन पेयर को मैं, क्योंकि ये मेरे पास एक्सियल बॉन्ड है और ये मेरे पास इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो यहां कंफ्यूजन ये थी कि सर जो 4 फ्लोरीन है इसके पास क्या है कि 4 तो सर सल्फर और ये वाले बॉन्ड है और एक इसके पास लॉन पेयर है। तो मुझे 5 पोजीशन दे रखी 1 2 3 4 5। क्वेश्चन ये है कि सर इस लॉन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे रखना है या इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना है। मतलब कि लॉन पेयर को लेके मुझे कंफ्यूजन थी, सर इसे एक्सियल पर रखें या फिर इक्वेटोरियल पर रखें। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पर रखने के लिए ही हम यहां पर पढ़ते हैं वस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो वस्पर थ्योरी ने कहा कि सर जहां पर लेस रिपल्शन होगा, जहां पर लेस रिपल्शन मतलब सबसे कम रिपल्शन होगा लॉन पेयर का, वहीं पर आप रखोगे। वस्पर थ्योरी क्या कहती थी कि सर जहां पर रिपल्शन सबसे कम होगा लॉन पेयर को आप वहीं रखोगे, ठीक। तो बस हमें रिपल्शन की कहानी देखने, अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हो वस्पर थ्योरी को तो एक बार पढ़ लेना वस्पर थ्योरी के बाद। ये क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है, टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, एक बार जाके घर पे पढ़ लेना इसके बारे में। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि ये थ्योरी बस ये कहती थी कि सर आपको लॉन पेयर वहां रखना है जहां रिपल्शन सबसे कम हो। तो इसमें हमने क्या देखा कि सर सबसे कम रिपल्शन जो हो रहा था वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे था। वो कहां था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे था। वो चाहे यहां लगा दो लॉन पेयर या यहां लगा दो, यहां लगा दो, एक ही बात है। अब आपके पास फ्लोरीन कितने बचे, 4। तो सर एक फ्लोरीन यहां लगाया, एक फ्लोरीन यहां लगाया, एक फ्लोरीन यहां लगाया, ये आपके पास लग गए 4 फ्लोरीन, है ना। अब देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी शेप क्या है तो हम क्या करेंगे, सर शेप का जब कंट्रीब्यूशन होता है, जब शेप के बारे में पूछते हैं तो वहां पर आप लॉन पेयर को भूल जाना कि लॉन पेयर कहां है। आप शेप के अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करते हैं कि सर उसकी शेप बॉन्ड पेयर की वजह से बनेगी। तो यहां पे क्या करेंगे कि सर इसको भूल गए, सिर्फ हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, और इसकी शेप जो आपको ऐसी दिखाई देती है इसको कहते हैं सी सॉ शेप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सी सॉ शेप कहते हैं। तो आप याद रखना कि इसकी शेप क्या होती है, सी सॉ। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपने ये इसका स्ट्रक्चर यहां पे बना लिया। चलो और बढ़ते हैं आगे।
तो अब हम और स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि सर ये तो हमने SF4 की कहानी देखी। अब आपको याद रखना है कि SF4 का स्ट्रक्चर कैसा है, सीसॉ। SF4 का स्ट्रक्चर कैसा है, सीसॉ। कई बार एग्जाम में पूछा है, 4 नंबर में ये। इसके बाद दूसरा था सर ClF3, ये भी देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp3d है, स्ट्रक्चर इसका भी TBP है, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। बना लो Cl। भाई ट्राइगोनल बायपिरामिडल तो ऐसे ही बनेगा। अब आपको पता है सर क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 3 उसने शेयर कर लिए फ्लोरीन के साथ, तो अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब 2 लॉन पेयर बचे। 2 लॉन पेयर, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपके पास 4 थे तो कितने बचे, 2 बचे। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये जो 2 बचे हुए हैं, इन 2 को हम लगाएं कहां पे? तो वस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे लेस रिपल्शन जो था वो था कि सर इनकी इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2 लॉन पेयर लगा दें। तो एक लॉन पेयर मैंने यहां लगा दिया, एक लॉन पेयर मैंने यहां लगा दिया। फ्लोरीन बचा, एक फ्लोरीन यहां लगेगा, एक फ्लोरीन यहां लगेगा और एक फ्लोरीन यहां लगेगा। अब बात आएगी कि सर इसकी शेप कैसी है, तो इसको यहां से पकड़ो और सीधे कर दो, तो आपको एक टी शेप दिखाई दे रही होगी। इसको ऐसे पकड़ा और सीधा कर दिया, लॉन पेयर को भूल जाओ। तो अगर हम इसके शेप की बात करें तो इसकी शेप आपको कैसी दिखाई दे रही है बेटा जी, टी शेप दिखाई दे रही है। बिल्कुल इसी के जैसा स्ट्रक्चर होगा BrF3 का। BrF3 का भी सेम कहानी है, बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, स्ट्रक्चर शेप इसकी टी शेप ही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हमने इतनी बात सीखी, आगे स्ट्रक्चर था हमारे पास XeF2 का। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सर, जीनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे प्लस 2 सराउंडिंग एटम अपॉन 2, ये भी कितना आ रहा है 5, मतलब sp3d, मतलब TBP। इसका भी स्ट्रक्चर कितना है, TBP। बना लो पहले स्केलेटन TBP का। तो ये है हमारे पास TBP का स्केलेटन। जीनन के पास सर 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 में से 2 उसने शेयर कर लिए, अभी 6 बचे इसके पास, मतलब 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन ये है कि सर वो 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां रखे हैं? तो अकॉर्डिंग टू वस्पर थ्योरी हमने देखा कि अगर हम तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर रख दें, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर हम इसे रख दें तो बेटा जी सबसे कम रिपल्शन आ रहा था। ओवरऑल रिपल्शन देखते हैं हम, लॉन पेयर का लॉन पेयर से, लॉन पेयर का बॉन्ड पेयर से, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से। तो ओवरऑल रिपल्शन का जो कॉन्सेप्ट था वो देखा कि सर इनको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाने में सबसे कम था, मिनिमम रिपल्शन था। अब फ्लोरीन आपके पास बचे, एक फ्लोरीन यहां आ गया, दूसरा फ्लोरीन बेटा जी यहां आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर अगर मैं इसकी शेप आपसे पूछूं तो आप थोड़ी देर लॉन पेयर को भूल जाओ, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये लीनियर। आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ये लीनियर। तो XeF2 की शेप कैसी होती है, लीनियर। ClF3 की टी शेप, BrF3 की टी शेप, SF4 की सीसॉ। ठीक है, और देखते हैं सर और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास, सारे देख लेते हैं। अब हमारे पास बचा सर XeF4 का, बता दो एक स्ट्रक्चर आप, XeF4 कैसा दिखाई देगा। ठीक है, और XeOF2, XeF4 का स्ट्रक्चर बता दो, XeF6 का स्ट्रक्चर बता दो, XeOF2 का स्ट्रक्चर बता दो। इतने स्ट्रक्चर बता दिए तो आपका काम हो जाएगा। एक XeO3 का भी पूछा जाता है, वो मैं बता दूंगा। चलो यहां लिख ले रहे हैं XeO3। इतने स्ट्रक्चर्स आपसे पूछे जाएंगे, बस घबराना नहीं। अब देखो इसमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, 8 + 4/2 मतलब 6, मतलब sp3d2 आ रहा है। यहां पे देखेंगे आप, निकाल लेना sp3d3 आएगा। यहां पे निकाल लेना आप, क्योंकि ऑक्सीजन तो काउंट नहीं करेंगे, तो 8 + 10 5, यहां पे sp3d आ जाएगा। अब आप निकाल लेना, ये यहां पे निकाला हमने sp3 आ गया, आप कैलकुलेट कर लेना। अब इनके अकॉर्डिंग अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स लिखूं तो सर sp3d पे स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, यहां होगा पेंटागोनल बायपिरामिडल, यहां होगा TBP ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और यहां होगा टेट्राहेड्रल। इतनी तो कहानी है। चलो ऑक्टाहेड्रल कैसा दिखता है सर, जीनन यहां होगा और ऑक्टाहेड्रल हमें ऐसा सा दिखता है कुछ कुछ। ठीक है, अब यहां पे सर इसके पास कहानी क्या है कि जीनन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसने पार्टिसिपेट कर लिए फ्लोरीन के साथ। अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लॉन पेयर बचे।
अब इन दो लॉन पेयर को कहां रखना है, तो वस्पर थ्योरी के पास जब हम गए, जब हमने ओवरऑल रिपल्शन वहां से चेक करा बेटा जी, तो उसका जो ओवरऑल रिपल्शन था उन्होंने देखा कि सर जब हम इनको एक्सियल पोजीशन पे रख दें दोनों को, तो इनका रिपल्शन सबसे कम आ रहा था। अब ये मत सोचना कि सर पहले आपने इक्वेटोरियल पे देखा था वहां कम बता रहे थे, अब एक्सियल पे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ओवरऑल रिपल्शन हम चेक करेंगे, लॉन पेयर का लॉन पेयर से, लॉन पेयर का बॉन्ड पेयर से, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर। तो इन तीनों को मिला के जो इनका एवरेज सबसे कम आएगा वहां पे देखते हैं। तो वो आप वस्पर थ्योरी एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं तो बस इतनी बात याद रख लो मेरी। अब फ्लोरीन कहां गया, एक फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा, एक फ्लोरीन यहां पे आ जाएगा और एक फ्लोरीन आपका यहां पे आ जाएगा। अगर मैं इन लॉन पेयर को भूल जाऊं तो शेप आपको कैसे दिखाई दे रही है, स्क्वायर प्लेनर कहते हैं इस शेप को, हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस पे आऊं पेंटागोनल बायपिरामिडल है, तो सर पेंटागोनल बायपिरामिडल मैंने बताया था कैसे ऐसे बना लो, इस तरीके से बन जाता है। ये आपके पास पेंटागोनल बायपिरामिडल। अगर ये पेंटागोनल बायपिरामिडल है तो सर फिर दिक्कत आएगी कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 6 पार्टिसिपेट, इसके पास एक लॉन पेयर है। अभी इसके पास क्या है, एक लॉन पेयर है। अब वो बात आई एक लॉन पेयर कहां लगाया, तो चलो आपने फ्लोरीन लगाया यहाँ पे, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, एक लॉन पेयर आपने यहाँ पे लगा दिया। तो देखो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा सा ये ऑक्टाहेड्रल की तरह नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा ऑक्टाहेड्रल की तरह ही लग रहा है। लेकिन बस इसमें क्या है कि एक लॉन पेयर है और इस लॉन पेयर की वजह से ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट नहीं रहा। इसको हम परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना कह के क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, मतलब थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो XeF6 की जो शेप होगी उसको हम कहेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एक लॉन पेयर की वजह से इसकी शेप थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। XeF2 पर आए हाइब्रिडाइजेशन, तो चलो इसका स्केलेटन बना लेते हैं TBP का। ये स्केलेटन आपका TBP का बन गया। TBP आ रहा है 8 और 2, ठीक है। अगर ये TBP हमारे पास आ गया तो हम इसका स्केलेटन बना लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे बेटा जी, तो देखो एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन तो इसका डबल बॉन्ड से यहां जुड़ गया। 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहां जुड़ा, एक फ्लोरीन यहां पे और एक लॉन पेयर आपका यहां। तो लॉन पेयर अगर आपके 2 हैं तो वो एक्सेल पे ही जुड़ना प्रेफर करते हैं, तो यहां पे हमने लॉन पेयर लगा दिए। तो आपको ऐसी सी शेप दिखाई दे रही है इसकी कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। XeO3 की देखो सर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन का मतलब है कि यहां पे सिर्फ एक ही लॉन पेयर बचा है। भाई 6 इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट हो गए, एक ऑक्सीजन के साथ 2, तो 6 हो गए। यहां पे एक लॉन पेयर बचेगा, उसे कहां लगाएंगे, तो टेट्राहेड्रल कैसी होती है, Xe, एक ऐसे लगा, एक ऐसे लगा, एक ऐसे लगा और एक आपका क्या हो गया, लॉन पेयर है ये। तो इसकी शेप आपको जो दिखाई देगी वो टेट्राहेड्रल ही होती है। इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, XeO ऐसे करके आपको दिखाई देगी। ये आपको होती है यहाँ पे, तो इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल आपको शेप दिखाई देती है। तो ये हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने आपको सारे स्ट्रक्चर्स हाइब्रिडाइजेशन सिखा के और वस्पर थ्योरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता के, डिटेल वस्पर थ्योरी आप एक बार पढ़ लेना बुक से 11th क्लास की, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है। देन आपको अब जितने भी स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको सब समझा दिए, चाहे वो ऑक्सो कंपाउंड के हो, नॉन ऑक्सो कंपाउंड के हो। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी पर होगा और मैं आपको इतनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ा दूंगा कि पी ब्लॉक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से आ जाए आप कर सकते हो बहुत प्यार से, ठीक है। तो ये था हमारी आज की क्लास का सेशन। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। ओके, बाय बाय।